नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि हमारे एग्जाम का 45 दिन है और मैंने आपको बोला है कि 45 दिन दो सिलेक्शन लो। आपको पता है कि ये वाली जो सीरीज है 45 दिन साइंस थ्योरी वाली, उसमें मैं एक एक करके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आपको टुकड़ों में जो कठिन टॉपिक है उनकी पूरी थ्योरी दे रहा हूं। लेकिन अगर आपको पूरा डिटेल सोल्यूशन चाहिए उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्लेलिस्ट का नाम बता रखा था, वो प्लेलिस्ट पे जाके आप यूट्यूब पर जाके मेरे सारे के सारे कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो स्नेल का नियम होगा। स्नेल के नियम को हमें समझना है कि स्नेल का नियम कैसे होता है, कैसे हम लोग स्नेल के नियम को अप्लाई करते हैं। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि स्नेल का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्नेल के नियम से हमेशा सवाल पूछा जाता है। लेकिन स्नेल के नियम को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपवर्तन समझना पड़ेगा। बच्चों, अपवर्तन क्या होता है? तो कहना अपवर्तन प्रकाश की वह घटना होती है जिसमें प्रकाश अपना माध्यम चेंज करता है। क्या माध्यम चेंज करता है? अब कैसे माध्यम चेंज करता है उस बात को समझो। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको यहां पर एक लाइट दिखाई गई है, ये आने वाली आपतित किरण है। मैं सब मान लेता हूं कि यहां पर दो माध्यम है। नीचे मैंने मान लेते हैं कि नीचे हमारा विरल माध्यम है। बच्चों, विरल माध्यम को याद करो, हम लोग इंग्लिश में क्या नाम से जानते हैं? रेयर मीडियम के नाम से जानते हैं। ऊपर मान लेते हैं कि हमारा कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। और याद करो, सघन माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंस मीडियम के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, नीचे हमारा विरल है, ऊपर सघन है। ये कोई लाइट आ रही है, आने वाली लाइट को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण बोलते हैं? आपतित किरण। इस तरह से लाइट आ रही है। बच्चों, लाइट जाना तो एकदम सीधे चाहिए, लाइट जाना तो एकदम सीधे चाहिए, इस तरह से सीधे चाहिए। लेकिन लाइट जाती सीधे नहीं है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम जाता है ना, विरल सघन, तो लाइट जो है ना वो अवलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन बताइए हमारी कौन सी लाइन है? सर, ये लाइन हमारी अवलंब है। तो लाइट कहां की ओर मुड़ जाएगी? सर, लाइट हमारी अवलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो जानी चाहिए थी एकदम सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाती है। लाइट इस तरीके से अवलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यहां पर मैंने अवलंब की ओर मुड़ दिया इसको। अब यहां पर दो तीन एंगल है जो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो एंगल होता है वो नॉर्मल के साथ बनाया गया ये कोण होता है जिसको बोलते हैं आपतन कोण। ये हमारा आई कहलाता है, आपतन कोण। और जाने वाली जो किरण है ये नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं आर। आर का नाम है अपवर्तन कोण। ठीक है। और ये देखो, जाना था इस रास्ते पे, लेकिन चली रही इस रास्ते पे, तो जितना डेविएशन हुआ है ये कहलाता है तुम्हारा विचलन कोण डेल्टा। ये कहलाता है विचलन कोण डेल्टा। मैं नाम लिख देता हूं एक बार। बच्चों, अगर आई का नाम कोई पूछे कि आई का नाम क्या है, तो इस आई को बोला जाता है आपतन कोण। अगर कोई पूछे कि ये आई क्या है, तो इस आई का नाम है आपतन कोण। आर का कोई नाम पूछे कि आर का नाम क्या है, बच्चों इस आर का नाम होता है अपवर्तन कोण। ये हमारा आर हमारा क्या है? अपवर्तन कोण। और अगर कोई पूछे कि ये जो डेल्टा यूज किया है, सर इस डेल्टा का नाम क्या है? सर इस डेल्टा का नाम है विचलन कोण। ये हमारा विचलन कोण है। ओके, तो जब प्रकाश विरल से सघन जाता है तो अवलंब की ओर मुड़ जाता है और यही घटना हमारी अपवर्तन कहलाती है। बच्चों, अपवर्तन में क्या क्या बदलता है, क्या नहीं बदलता है, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है। याद रखना, जब अपवर्तन होता है ना तो क्या क्या बदलता है, तो कह देना अपवर्तन में मेरे दोस्त माध्यम यानी मीडियम वो बदल जाता है। मीडियम बदल जाने से प्रकाश का वेग बदल जाता है। मीडियम बदल जाने से प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ है मेरे भाई, उस वेवलेंथ भी बदल जाती है। भाई माध्यम बदल दिया, वेग बदल दिया, तरंगदैर्घ्य बदल दिया। लेकिन ध्यान रखना, माध्यम बदलने से एक चीज नहीं बदलती, और वो चीज बताइए क्या होती है? आवृत्ति। आवृत्ति कभी भी अपवर्तन में नहीं बदलती, यानी आवृत्ति हमारी कांस्टेंट रहती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अपवर्तन में माध्यम बदल जाता है, वेलोसिटी बदल जाती है ना, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन क्या नहीं बदलता? तो क्या देना? आवृत्ति नहीं बदलती। अपवर्तन में ध्यान रखना, एक ऐसा टर्म जो हमेशा कांस्टेंट रहता है वो टर्म होता है हमारा आवृत्ति। ओके बच्चों, आपको मैं बता दूं, यहां पर अगर आप विचलन कोण देखें कि विचलन कोण बना कितना, तो ये एंगल आई है, तो ये पूरा एंगल भी आई होगा। तो अगर मैं पूछूं कि विचलन कोण डेल्टा कितना बनेगा, तो यहां पर विचलन कोण आई माइनस आर होगा। कितना होगा? आई माइनस आर होगा। ये देखिए, सेम तरीके से, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम लोग यहां उल्टा कर सकते हैं। मान लीजिए प्रकाश विरल से सघन नहीं, सघन से विरल जा रहा है। इस बार हमने नीचे कौन सा माध्यम मान लिया? सर, नीचे हमने सघन माध्यम मान लिया और ऊपर कौन सा माध्यम मान लिया? ऊपर विरल मान लिया। ऐसे कर लिया, नीचे सघन बोल दिया और बताइए ऊपर कौन सा मीडियम कर दिया? ऊपर विरल कर दिया। अब आप ये बताओ जरा, जैसे लाइट इस तरह से एंट्री करती है ना, तो लाइट इस तरह से एंट्री करती है
तो जाना तो S2 चाहिए था एकदम सीधे, जाना कहां चाहिए था सर, जाना S2 एकदम चाहिए था सीधे, तो लाइट जानी तो चाहिए थी एकदम इस तरह से सीधे ऐसे, लेकिन सीधे नहीं जाएगी। जब वो सधन से विरल जाती है ना तो अवलंब से दूर हट जाती है, और अवलंब से दूर हटने की वजह से ही लाइट कुछ इस तरह से जाएगी ऐसे, अवलंब से दूर हटती है ऐसे। बच्चों अब यहां पर फिर से सारे एंगल डिफाइन कर देता हूं। तो सधन से विरल जाएगा तो अवलंब से दूर हटेगा। याद करो नॉर्मल के साथ जो बनाया गया कोण होता है हमेशा वही आई होता है। आई कौन सा एंगल होता है, आपतन कोण, लेकिन आपतन कोण किसके साथ, नॉर्मल के साथ। अब ये जो हमारा अपवर्तन कोण है वो नॉर्मल के साथ बनाया गया कोण, ये पूरा आर होगा, ये पूरा आर। लेकिन अगर विचलन कोण पूछे तो कह देना पहले वाला रास्ता ये था लेकिन बाद वाला रास्ता ये है, तो ये जो एंगल बनेगा इसी को हम लोग विचलन कोण डेल्टा कहेंगे। और याद करिए ये जो विचलन कोण इस वाले डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है वो कितना होगा, तो कहना ये पूरा एंगल आई है सर, तो ये एंगल आई हो जाएगा, है ना। तो विचलन कोण हो जाएगा इस बार आर माइनस आई, आर माइनस आई। तो बच्चों विचलन कोण या तो आई माइनस आर होता है या आर माइनस आई होता है। जो ज्यादा होता है उसमें से छोटा एंगल घटाकर हम अपवर्तन के केस में विचलन कोण बता सकते हैं कितना विचलन कोण होगा। ओके, तो बच्चों ये तो बेसिक आइडिया था अपवर्तन का। अब इसके बाद हम लोगों को स्नेल के नियम को समझना है। स्नेल के नियम होता क्या, सबसे पहले ध्यान रखना स्नेल का नियम अपवर्तन के लिए लागू होता है, किसके लिए, अपवर्तन के लिए। मैं एक एग्जाम्पल मान लेता हूं, मान लेते थी थोड़ी देर के लिए कि यहां पर नीचे हमारा विरल माध्यम है, ऊपर कौन सा माध्यम है सर, ऊपर हमारा सघन माध्यम है। लाइट बताओ विरल माध्यम से सघन माध्यम मान लीजिए आ रही है, इस तरह से आ रही है लाइट। तो जब लाइट विरल से सघन आती है तो जाना तो इसको चाहिए था एकदम सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाएगी। ये लाइट हमारी कहीं ना कहीं अवलंब के पास मुड़ जाएगी, इस तरीके से अवलंब के पास मुड़ जाएगी, अवलंब के पास मुड़ जाएगी। तो जाना S2 भैया मेरे था एकदम सीधे, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगी सर, ये अवलंब के पास मुड़ जाएगी, है ना। थोड़ा मैं एरो भी लगा देता हूं, ये देखिए ये हमारा आने वाली टर्न, ये हमारी जाने वाली टर्न, आने वाली टर्न नॉर्मल के साथ आई कोण बना रही है ना, अवलंब के पास हो रही है, ये हमारी आर कोण बना रही है। ठीक है, अभी हम लोग विचलन कोण को छोड़ देते हैं क्योंकि विचलन कोण का कोई काम नहीं है। तो बच्चों जहां से प्रकाश की किरण आती है हमेशा वो पहला माध्यम होता है, और जहां पर प्रकाश की किरण जाती है वो हमारा दूसरा माध्यम होता है। तो जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है उसका अपवर्तनांक हमने μ1 बोल दिया, और जहां पर प्रकाश की किरण जा रही है उसका अपवर्तनांक हमने μ2 बोल दिया, है ना। तो प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है, 1 से 2 जा रही है, 1 से 2 जा रही है, इसलिए एक का अपवर्तनांक हमने μ1 बोला और दूसरे का अपवर्तनांक हमने μ2 बोला। अब स्नेल का नियम कहता क्या बच्चों, स्नेल का नियम सिर्फ इतना बोलता है अप्लाई कैसे करना है फॉर्मूला। आप लोग क्या करते हैं ना कि स्नेल के नियम को रटते हैं म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, लेकिन उससे कभी भी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा जैसा रेलवे पूछ रहा है। तो कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको स्नेल के नियम को समझना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ को कैसे अप्लाई करना है। बच्चों स्नेल्स लॉ को अप्लाई करने के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जहां से लाइट आ रही है, जहां से लाइट आ रही है वहां के लिए μ1 और वहां के लिए एंगल साइन आई, और जहां पर लाइट गई है वहां के लिए μ2 और वहां के लिए बताइए आगे क्या लगा देंगे साइन आर। बस ये वाला कॉन्सेप्ट याद करना है, और इसी वाले फॉर्मूले से ही हम स्नेल के नियम के सारे न्यूमेरिकल बना देंगे। ओके, फिर से बता रहा हूं μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। बच्चों कई बार हम लोग इसको ऐसा भी लिख देते हैं, है ना। अगर मैं यहां से पूछूं कि साइन आई बटे साइन आर क्या हो जाएगा, साइन आई ऊपर साइन आर नीचे, तो बच्चों साइन आई बटे साइन आर अगर मैं पूछूं कितना होगा तो यहां पर लिखा जा सकता है μ1, ठीक है, नहीं सॉरी उल्टा हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर करना है, ऊपर हो जाएगा μ2 और नीचे हो जाएगा μ1। बच्चों आपको पता है कि μ2 बटे μ1 को एक के सापेक्ष दूसरे का 1 μ2 बराबर साइन आई बटे साइन आर, 1 μ2 बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला ज्यादा आसान है यूज करने के लिए, नीचे वाला ज्यादा आसान है कि ऊपर वाला ज्यादा आसान है, तो मैं आपको बता दूं 99% बच्चे कहेंगे कि सर ऊपर वाला ज्यादा आसान है, इसलिए हम लोग ये वाले फॉर्मूले को ही इस्तेमाल करके सवाल को सॉल्व करेंगे हमेशा। क्या फॉर्मूला है, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। इस पर एक दो एग्जाम्पल भी मैंने लिए हैं ताकि आपको समझ में आए, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल में
बच्चों ये वाला एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये मीडियम 1 है नीचे वाला, और लाइट हमारी मीडियम 1 से कहां की ओर जा रही है, मीडियम 2 की ओर जा रही है। ऐसे मीडियम 1 से मीडियम 2, मीडियम 1 का अपूर्णांक मैंने μ1 बराबर बोल दिया √3 है, और यहां पर तुमसे बोला जा रहा है कि दूसरे मीडियम का अपूर्णांक μ2 बताइए क्या है। सारे एंगल दिए रहे, ऐसे सवाल बनेगा तो कैसे लगेगा यार सवाल, लग जाएगा नहीं लगेगा? हाँ सर, क्यों नहीं लगेगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि जो आपके सामने एंगल दिखाए गए हैं क्या वो एंगल I और R हैं या नहीं। बच्चों ये वाला एंगल तो I है 60, लेकिन ये वाला एंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो एंगल होता है वो नॉर्मल के साथ होता है। यहां पर इन्होंने विचलन कोण 15 डिग्री दिया है, देख लो। तो बच्चों 15 डिग्री अगर विचलन कोण है, ये 60 है, तो अरे ये 60 है तो ये पूरा 60 हो रहा, एकांतर कोण। तो 60 में से 15 घटा दोगे तो ये वाला कोण बताइए कितना बचेगा। सर 60 में से 15 घटा देने पर ये वाला कोण 45। तो बहुत सारे लोग अगर ये सोच रहे हैं कि जो एंगल आपको दिए जाएंगे वो डायरेक्ट हमेशा I और R दे दिए जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। कई बार I और R को छुपा लिया जाएगा। अब लगा दीजिए स्नेल का नियम, लगाइए। तो μ1 की वैल्यू √3 है ना, साइन I मतलब साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं एक काम करता हूं, जल्दी से एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं। μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R, ये वाला फॉर्मूला एक बार मैंने लिख दिया। μ1 कितना है सर, μ1 तुम्हारा √3 है, और साइन I सर साइन I साइन 60 है, साइन 60 है √3/2। बच्चों μ2 मुझे निकालना है, और साइन R जब निकालोगे तो साइन R हमारा 45 डिग्री वाला लिया जाएगा 1/√2। देख लो, बस पूरी कैलकुलेशन खत्म, कुछ नहीं करना। अब आपको सॉल्व करा दीजिए। आपको पता है कि √2 से 2 हमारा √2 बार कैंसिल हो जाएगा। बच्चों यहां से अगर μ2 पूछा जाए कितना हो जाएगा, तो μ2 तुम्हारा हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए, √3 × 3/√2। ये हमारा कहीं ना कहीं μ2 का मान आ गया। देख लो, ये हमारा किसका मान आ रहा है, μ2 का मान आ रहा है। समझ आ रहा है कैसे लगा? ओके, तो किस तरह से हमने इसको अप्रोच किया है ये बात आपको पता होना चाहिए। बट अगर इसी तरह का एक सवाल ये है, मान लेते हैं कि फिर से मैंने कह दिया कि ये जो मीडियम 1 है इसका अपूर्णांक इस बार मैंने फिर से √3 कह दिया, और ये जो मीडियम 2 है इसका अपूर्णांक तुमसे पूछ रहा है कि बताइए इसका अपूर्णांक क्या है। अब यहां पर जो एंगल दिखाए गए हैं, देखना है कि आपको वो एंगल आपके काम के हैं या नहीं। अब आप बताओ, ये वाला एंगल 60 है, मतलब ये वाला एंगल की जरूरत होती है ना आपतन कोण, तो वो 60 है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब आप सोचिए, अगर ये तुम्हारा पूरा 60 है तो ये पूरा 60 है, तो ये पूरा 60 हो रहा, ये पूरा 60 हो रहा। अगर ये पूरा, या यूं कहिए ये 30 है तो ये 30 हो रहा। आप ऐसे समझो, अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 30। बच्चों ये केवल 30 है ना, जबकि जाने वाली प्रकाश की टर्न तो ये है ना, ये आई ऐसे और गई ऐसे ऐसे। तो बच्चों यहां पर जो R माना जाएगा वो 30 और 15 दोनों को मिला के माना जाएगा, यानी R किसको माना जाएगा, 45 डिग्री। समझ पा रहे हैं ना भाई, I और R आपको नॉर्मल के साथ लेने। तो चलो भाई स्नेल का नियम लगा देते हैं। तो μ1 √3 साइन I की जगह साइन 30 1/2, और μ2 मुझे निकालना है, और आगे साइन R 8/√2, साइन 45 1/√2 होता है। तो बच्चों अगर यहां से μ2 देखा जाए कितना हो जाएगा, तो μ2 की कैलकुलेशन √3 ऊपर हो जाएगा और नीचे भी √2 आ जाएगा। यही हमारा कहीं ना कहीं μ2 का मान है। तो मेरे दोस्त, मैं बस आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि स्नेल के नियम को केवल रटिए नहीं, समझिए कि स्नेल का नियम कैसे अप्लाई होता है। अब मैंने इस पे कुछ सवाल भी लिए हैं, कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं जो आपके कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, ये एकदम आसान है, मतलब इसमें कुछ था ही नहीं। तो बच्चों ये वाला सवाल में सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहा है कि बताइए कौन सा फॉर्मूला है ना। बस इन्होंने μ1 μ2 को n1 n2 बोल दिया, तो n1 साइन I n2 साइन R। कई बार R एंगल को हम लोग ट्रांसमिट एंगल भी कहते हैं, ट्रांसमिट एंगल की वजह से T लिया जाता है, ठीक है। और तो उत्तर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट बच्चों अगला, बच्चों बोला है जब माध्यम 1 और 2 के अपूर्णांक दिए, 1 और 2 के अपूर्णांक दिए, फिर आगे लिखा है आपतित कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या के अनुपात बताइए। लग जाएगा? हाँ लग जाएगा। बच्चों याद करो, मैंने आपको बताया था कि μ1 साइन I बराबर बताइए क्या होता है, μ2 साइन R।
लेकिन एक बार देख तो लीजिए कि इन्होंने पूछा क्या है। ये हमारा आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। आपतित कोण की ज्या, आपतित मतलब साइन आई, तो साइन आई आपको ऊपर रखना है, आपतित कोण की ज्या, और परावर्तित कोण की ज्या यानी साइन आर हमें नीचे रखना है। साइन आई बटे साइन आर, तो साइन आई बटे साइन आर हमारा कहीं ना कहीं म्यू2 बटे म्यू1 होगा। म्यू2 बटे म्यू1, म्यू2 कितना है 1.66 है और नीचे म्यू1 कितना है 2.33 है। ये देखिए जल्दी से बताओ इसका सोल्यूशन कितना आएगा। बच्चों ऊपर छोटी वैल्यू है नीचे बड़ी वैल्यू है, ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, तो आंसर 8 से कम आएगा और 8 से कम का उत्तर सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर ए। 8 से कम का उत्तर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ ए है। देख लीजिए नेक्स्ट अगला, ये लीजिए अगला। बच्चों अगला एग्जाम्पल है माध्यम 1 के अपूर्णांक और माध्यम 2 के अपूर्णांक से अनुपात बताइए। ठीक है सर, आपतित कोण और अपवर्तित कोण दे रखा, फिर से वहीं पर आपको यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर दीजिए, म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। ये वाला जैसे आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। देख लो चलिए, माध्यम 1 के अपूर्णांक और माध्यम 2 के अपूर्णांक का अनुपात बताना है, यानी आप लोगों को जो बताना है इस बार वो म्यू1 डिवाइड बाई म्यू2 बताना है। तो ऊपर बताइए क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा ऊपर और साइन आई तुम्हारा नीचे, है ना। मतलब ये सब कंफ्यूजन में सवाल रहता है हमेशा। तो बच्चों आपतित कोण 30 है और परावर्तित या अपवर्तित यह हमारा 45 है। आपतित कोण 30 है तो नीचे तुम्हारा साइन 30 होगा और ऊपर बताइए क्या हो जाएगा, ऊपर तुम्हारा साइन 45। जरा रेशियो लेके देखते हैं, रेशियो कितना आएगा। बच्चों साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2, और जबकि अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर साइन 45 कितना हो जाएगा, तो सर साइन 45 हो जाए, साइन 30 हो जाएगा 1/2। लेकिन ये जो आंसर आ रहा है ये कितना आ रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा 2, ऊपर जाएगा √2 नीचे, तो √2 आ रहा है। कितना आ रहा है, √2। अब देखो आंसर हमारा √2 आया, अब मुझे आंसर लगाना है कि आंसर क्या सही होना चाहिए। √2 1.414 होता है, √2 1.414 होता है। यहां पर कुछ डेटा में मिस्टेक है ना। अगर मैं यहां पर साइन 45 की जगह साइन 60 मान लेता, साइन 60 √3/2 होता, √3/2 होता तो √3 आता। नहीं, ये हमारा ALP टीयर 2018 का सवाल है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें मुझे लगता है कि कुछ डेटा की मिस्टेक है और वैसे इसका जो आंसर आ रहा है वो √2 आ रहा है, या हो सकता है कि √2 बना नहीं है ना। एक बार हम फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। माध्यम 1 के अपूर्णांक और माध्यम 2 के अपूर्णांक से अनुपात बताइए। जब आपतित और अपवर्तित कोण का मान दिया गया है 30 और 45, 30 हमने नीचे रखा है, 45 ऊपर रखा है, 1/2 1/√2, तो आंसर 2/√2। ओके, सही है एकदम। तो हम लोग एक काम करते हैं, ऑप्शन नंबर सी को √2 बना लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा √2 सही है। वैसे 1.414 होता है, अरे 1.5 होता तो हम लगा देते, है ना। अगर आप भी एक बार चेक कीजिए, कोई मिस्टेक हो तो मुझे बताइए। ये लीजिए, ये वाला सवाल ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया, काफी फेमस है, बहुत सारी जगह पे आपने जरूर देखा होगा। ये वाले सवाल में देखो क्या है सर, ये वाले सवाल में सारे एंगल दे दिए ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो। ए से बी की ओर जा रहा है और माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपूर्णांक पूछ रहा है। ए के सापेक्ष बी का, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपूर्णांक पूछ रहा है, यानी ए तुम्हारा नीचे होना चाहिए, बी तुम्हारा ऊपर, ये पूछ रहा है। लग जाएगा, हाँ सर ऑब्वियस सी बात है लग जाएगा। ए से बी की ओर जा रहा है ना, तो ए से बी जा रहा है तो म्यू ए, और यहां पर बताइए एंगल जो होगा वो नॉर्मल के साथ एंगल होगा, ये वाला एंगल साइन 60, म्यू ए साइन 60 बराबर बताइए क्या हो जाएगा। बच्चों यहां पहुंचा बी में तो वहां पर 45 ही बनेगा, तो म्यू बी साइन 45। बस अब जल्दी से आप डेटा को सॉल्व करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। सवाल में पूछा जा रहा था ए के सापेक्ष बी, यानी ए नीचे बी ऊपर। तो बच्चों अगर मैं यहां पर वैल्यू भी खोल दूं, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, म्यू भी उसी तरह से, और साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2। बच्चों अगर आप डॉट से देखिए तो यहां पर √2 हमारा कहीं ना कहीं हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहां √2 आ जाएगा। लेकिन सवाल में म्यू बी बटे म्यू ए पूछ रहा है, तो मेरे दोस्त अगर मैं यहां से म्यू बी डिवाइड बाई म्यू ए पूछूं कितना होगा, तो आप चेक कर सकते हैं, √3 ऊपर आएगा, √2 नीचे आएगा, √3 ऊपर आएगा, √2 नीचे आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला आंसर एकदम सही है। बस उन्होंने रूट लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं, समझे ना। तो ये स्नेल के नियम की खूबी है कि आपको तरीके पता होना चाहिए कि स्नेल के नियम लगाना कैसे है ना।
तो बच्चों कैसा लगा आज का वीडियो मुझे जरूर कमेंट करके सारे के सारे बच्चे बताना। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी बच्चे नए हैं आप समझ लीजिए कि अभी दशहरा का ऑफर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमारे सारे के सारे बैचेस के दाम कम हो रहे हैं। जैसे कि सबसे जो ज़्यादा बच्चों के डिमांड वाला बैच होता है वो ALP का बैच होता है। ALP का CBT 1 प्लस CBT 2। आपका ऑलरेडी ALP का एग्जाम तो नज़दीक है, आप क्यों ALP, अरे CBT 2, ट्रेड, बेसिक साइंस, इन सब का दाम घटा के 499 कर दिया। टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और मेरे स्पेशल साइंस स्पेशल बैच का दाम वो भी घटा के 399 कर दिया गया है। तो आप इस नंबर पे फोन करके अपने अपने बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। देखो मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, बैच का दाम देख रहा हूँ साइंस का कितना है, सिर्फ 399। मैं आपको वादा करता हूँ कि ये बैच से पढ़ने के बाद बाकी बचे 45 दिनों में ना आपका जो साइंस की एक्यूरेसी है, साइंस की इफिशिएंसी है, वो जस्ट डबल हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। आप YouTube पे खोजते रहोगे कि ये वीडियो कहाँ है, ये वीडियो कहाँ है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ है, वो सारी कॉन्सेप्ट की जगह एक ही है। इसीलिए हम लोगों ने ये ऑफर दिया है ताकि सारे के सारे बच्चे जो है ना इस बैच को ज्वाइन करके सारे बच्चे एक साथ बराबर तैयारी पर आ जाए। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, अपने बैचेस ज्वाइन कर लीजिए। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। लेकिन आपको डिस्काउंट पाने के लिए एक छोटा सा कूपन कोड YOGI10 ये लगाना होगा। सिर्फ ALP छोड़िए, इसके बाद टेक्नीशियन का एग्जाम है, JEE का एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम है, दोबारा से फिर से ALP है। तो इस सारे के सारे बैचेस के लिए आप एक बार जनरल साइंस पढ़ लीजिए, दोबारा अभी कभी आपको जनरल साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इसका दाम वैसे 599 है, लेकिन ये फ्लैट डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है डायरेक्ट, है ना। तो कैसा लगा स्नेल के नियम का कॉन्सेप्ट, नीचे मुझे सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा और अच्छे अच्छे वीडियो कमेंट बनाता रहूं। साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए वीडियो बनाने के लिए, जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया या फिर कोई और टॉपिक जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा हो, मैं उस टॉपिक पे डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।